नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 130 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है साइनोसॉइडल वेव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, वेव डिस्कस किया था और वेव से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और कुछ चीज़ें बच गई थी। हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था कि वेव क्या होती है, वेव इक्वेशन क्या होती है और किसी भी वेव को हम मैथमेटिकली किस टाइप के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी श्रेणी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारे पास क्या है, साइनोसॉइडल वेव है। और कुछ इस साइनोसॉइडल वेव से रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजी होगी उनको हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि साइनोसॉइडल वेव क्या होती है। ऐसी वेव जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस टाइप की वेव को हम क्या बोल देते हैं, साइनोसॉइडल वेव बोल देते हैं। तो एक सिंपल सी क्या है डेफिनेशन है, तो हिंट डालो क्या, साइनोसॉइडल वेव। ओके, क्या हो जाएगा साइनोसॉइडल वेव, डेफिनेशन लिख दो, साइनोसॉइडल वेव क्या हो जाएगा डेफिनेशन, एनी वेव which can be represented by any trigonometric sine और cosine function, sine and cosine function, okay, known as called sinusoidal wave। ओके, डेफिनेशन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कोसाइन वेव फंक्शन कैसे होते हैं, साइन कोसाइन फंक्शन कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, और साइन कोसाइन फंक्शन का जो ग्राफ निकल के आता है वो भी हम मतलब उसके बारे में हम जानते हैं। यानी जो साइन कोसाइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है उस टाइप की जो वेव होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइनोसॉइडल वेव बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइन के ग्राफ की बात करूँ तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई साइन एक्स और ये क्या है मेरा एक्स है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ निकल के आता है, नहीं आता है, ठीक है। ओके, इस तरीके से दिस इज साइन, ये किसके लिए है, साइन के लिए है। अगर मैं कोसाइन के लिए देखूंगा तो कोसाइन के लिए कैसा होता है, अगर ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास यहाँ क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर कॉस कितना होता है, मैक्सिमम यानी 1 होता है, तो यहाँ से कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है। ओके, लाइक दिस 90 पर कितना होता है, 0 होता है, अगेन फिर ऐसे क्या आ जाएगा इस तरीके से। तो इस टाइप का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये मेरे पास ग्राफ है किसका, कोसाइन का, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, मेरे पास साइन का ग्राफ है। तो इस टाइप की जो वेव होगी इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइनोसॉइडल वेव बोल देते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन साइनोसॉइडल वेव इज and the most common and familiar and और common बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, familiar साइनोसॉइडल वेव इज क्या होती है बताओ, देखिए किसने, यानी जिसको हमने सबसे ज्यादा बार देखा है वही तो क्या हुई, सबसे ज्यादा फेमिलियर हुई। तो साइनोसॉइडल वेव इज कुछ ऐसी होती है कि एफ जेड कोमा टी इज इक्वल टू ए कॉस के टर्म में होता है, ए कॉस इंटू क्या आता है यहाँ पर, कॉस के इंटू जेड माइनस का वी टी एंड प्लस डेल। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइनोसॉइडल वेव एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब यहाँ पर कुछ चीज आ रखी है, इन चीजों को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ये के क्या होता है और सॉरी ये ए क्या होता है और ये के क्या होता है, ये जो यहाँ पर डेल यहाँ पर लिखा है ये क्या होता है, और ये पूरी चीज जो आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन है इसे हम क्या बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे और जिन्हें समझना क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इस ए की। जो यहाँ पर ए लिखा है ये चीज क्या है, तो ये जो ए है हम सब जानते हैं, दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर तो ऐसे लिखो, हियर ए इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की किसको दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है। अब क्या होता है किसी वेव के एम्पलीट्यूड से आप क्या समझते हो,
एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ जब ये वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही होगी, माना ये वेव इस तरीके से प्लस एक्स डायरेक्शन में यू करके क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, सम वेलोसिटी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। नाउ इसका मतलब जो यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल होंगे, अगर मैं ये बोलूँ कि ये इस तरीके से क्या है, वाटर की वेव है या फिर ऐसे वेव है बोलो, तो जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे कहाँ पर, अपने मीन पोजीशन के अबाउट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन, जो इनिशियल कंडीशन है ये वाली, ये क्या है, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। यानी दिस डिस्टेंस, ये मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अगेन ये मेरे पास ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो एम्पलीट्यूड इज, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो पहली चीज समझ में आई कि ए क्या होता है, ए के बारे में हमको समझ में आ गया कि ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, ये जो मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन है, तो हमें लिख के चलो इस तरीके से। आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है एंड दैट वर्ड इज फेज। इसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो ये पूरी चीज है ना, यहां से लेकर यहां तक जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पैक कर रखी है हमने, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख के चलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन, आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन इज नोन एज फेज। इसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अगर मैं यहां पर फेज को डिफाइन करूंगा तो इस केस में फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, पूरा जो अंदर है दैट इज के इंटू जेड माइनस का वी टी प्लस दिस थिंग प्लस डेल्टा। तो फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 द फेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज के इंटू जेड माइनस का वी टी एंड प्लस कितना आ गया, ये डेल आ गया, के इंटू जेड माइनस वी टी और प्लस कितना आ गया, डेल, एंड दिस इज माई फेज। तो ये क्या है मेरे पास, फेज है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहाँ जो डेल है, दिस डेल इज नोन एज फेज कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से लिखो, डेल इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, फेज। लिखते चलो, अभी एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में इन सब की अहमियत जो होगी वो आपको पता चलेगी। डेल इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या है, मेरे पास कॉस है, और अगर मैं इस फेज में, इस डेल में क्या करूं, 2 पाई ऐड करूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें, क्या इस फंक्शन एफ जेड कॉमा टी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करता हूं तो कॉस 2 पाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू सेम, फिर वही फंक्शन आ जाएगा, और कहाँ आएगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी साइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसमें अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूंगा या फिर 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऐड करूंगा किसमें, इस डेल में, तो इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो यहां पर लिख देंगे इस तरीके से, ब्रैकेट में लिखो, वी कैन ऐड एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई in del without changing value of fz, without changing value of f जेड कॉमा टी, या फिर विदाउट चेंजिंग वेव, यानी वेव के नेचर में बिना कोई चेंज किए हुए अगर मैं यहाँ पर 2 पाई ऐड करूँ या फिर 2 पाई या 4 पाई या 3 पाई ऐसे कुछ भी ऐड करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी मतलब क्या नहीं होने वाला है, सॉरी 3 पाई नहीं, जैसे 2 पाई, फिर उसके बाद 4 पाई, फिर उसके बाद 6 पाई, फिर 8 पाई, अगर मैं इसमें कुछ भी ऐसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर इस एफ जेड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज कॉस 2 पाई प्लस थीटा
कितना होता है, अगेन कॉस्ट आ जाता है, अगेन से फिर से वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है, 2 पाई ऐड करने पर या 4 पाई ऐड करने पर। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको? अगर ये बात क्लियर होगी तो इतना समझ में आया, तो इसको क्या कर दो, इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरे पास ऑर्डिनरली क्या होता है, जो डेल होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो ऑर्डिनरली जो डेल होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0 एंड लेस देन इक्वल टू होता है कितना, 2 पाई, यानी इसके बीच में क्या करता है, लाई करता है ऑर्डिनरली, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब देखो, अब एक चीज देखो यहां पर कि ये जो चीज है मेरे पास, दिस इज माई फेज, ये मेरे पास क्या है, फेज है, और ये क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड है। नाउ अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, एंड दिस इज, अब यहां पर कितने मैक्सिमा है, देखो कितने मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा मेरे को यहां पर देखने को मिल रहा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और ये जो मैक्सिमा है ये कहां पर है, सेंटर पर है या नहीं है? ये जो मैक्सिमा है ये वाला, ये कहां पर है, सेंटर पर है, यानी कहां पर है, ओरिजिन पर है। तो इस मैक्सिमा को हम क्या बोलते हैं, सेंटर मैक्सिमा बोलते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही ग्राफ आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वैसे इसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा शिफ्ट हुआ आएगा, क्यों होगा ऐसे थोड़ी में डिस्कस करेंगे। लेकिन एट टाइम t इक्वल टू 0 और जहां पर जो डेल कितना हो, 0 हो, उस केस में जो मेरे पास ग्राफ आएगा किसका, इस एफ जेड का कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। और ये जो मैक्सिमा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर मैक्सिमा बोलते हैं। अगर मैं किसका ग्राफ खींचूं, कॉस एक्स का ग्राफ खींचूं, तो कॉस एक्स के ग्राफ में एक्स इक्वल टू 0 पर जो मैक्सिमा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर मैक्सिमा बोलते हैं। तो दिस इज द सेंटर मैक्सिमा। तो ये जो मैक्सिमा है यहां पर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर मैक्सिमा बोल रहे हैं। और सेंटर मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो एफ जेड कॉमा टी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। और एफ जेड कॉमा टी की वैल्यू ए के बराबर कब होगी, जब ये पूरी चीज यहां से लेकर यहां तक ये 1 के बराबर होगा। और ये 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। होगी नहीं होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो ये कितना होगा, 1 आएगा यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इफ फेज इक्वल टू 0, अगर मेरा जो फेज है वो कितना हो जाए, फेज इक्वल टू 0, अगर मेरा फेज 0 है, ठीक है। थोड़ी देर कैलकुलेशन करें, अभी पूरा समझाऊंगा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मेरा फेज कितना है, 0 है, इसका मतलब ये पूरी चीज जो ये आर्गुमेंट में है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो k इंटू जेड माइनस का वी टी प्लस का डेल है, दिस इज इक्वल टू 0, ये किसका हो जाएगा, मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ओके, इफ दिस थिंग इज 0 देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं z फाइंड करूंगा तो k यहां इधर जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू वी टी माइनस का डेल अपॉन k, होगा नहीं होगा? ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? पहले डेल को इधर भेजा, फिर k को उसके नीचे भेजा तो माइनस का डेल अपॉन k आया, फिर इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया ये, तो वी टी माइनस डेल अपॉन कितना हो गया, k हो गया। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा। तो ये क्या है, मेरे पास पोजिशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा है। क्या है ये, पोजिशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा है, ठीक है। कि मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटर मैक्सिमा कहां पर है, इस पर्टिकुलर z की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर है, ठीक है ना। इस केस में तो कहां पर है, वो z इक्वल टू 0 पर है। लेकिन इस वेव के लिए, जो वेव मैंने यहां पर लिखी हुई है, इस वेव के लिए जो सेंटर मैक्सिमा है वो कहां पर है, z की इस वैल्यू के लिए है ना। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अब अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहता हूं, उसके लिए मुझे t पता होना चाहिए, डेल पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आंसर है हाँ जी, होना चाहिए ना। अब मैं यहां पर एक स्पेशल केस ले रहा हूं, वो केस मैं ये ले रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारी वेव कहां पर है। देखो कहां पर, देखो सबसे पहले एट, या फिर उससे पहले और सरल कर दो बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा टाइम भी 0 है और जो मेरा डेल है वो भी 0 है, क्योंकि हम केस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ये जो केस है थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो एक डेल आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड जहां मेरे पास जो फेज कांस्टेंट है वही मेरे को क्या है, 0 है। ये मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन है, या बोल सकते हैं इनिशियली, मतलब ये बोल सकते हैं, इनिशियल कंडीशन नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिचुएशन में ये ले ली, एक वेव है जिसके लिए t इक्वल टू कितना है, 0 है, और डेल इक्वल टू कितना है, ये भी 0 है, ठीक है। फेज कांस्टेंट भी कितना है, 0 है। देन z इक्वल टू कितना आ जाएगा, देन z इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। देन z इक्वल टू 0, देखो आएगा नहीं आएगा, t इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ये जो वेव मैंने यहां बना रखी है जिसका सेंटर मैक्सिमा कहां पर आ रहा है, z इक्वल टू 0 पर है, जिसका सेंटर मैक्सिमा z इक्वल टू 0 पर है, वो कौन सी वेव है, यानी ये जो वेव है कहां पर हमने देखा इस वेव को, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर और
फेज कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। यानी इस वेव के लिए, जो वेव मैंने यहां पर बना रखी है, इस वेव के लिए टाइम कितना है, जीरो है। यानी जीरो टाइम पर मैं इसको देख रहा हूं, जैसे मैंने टाइम स्टार्ट किया, ये सिचुएशन है वेव की, और इसका जो डेल है यानी फेज कांस्टेंट है वो भी कितना है, जीरो है। देखो इसको मैं एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊं यहां पर और अच्छा समझ में आएगा। इसे मिटा दूं, दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, डायग्राम को। अब देखो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये मेरे पास मान लिया जेड एक्सेस है, और ये जो मेरे पास एक्सेस है दिस इज एफ जेड कॉमा जीरो पर। जेड कॉमा जीरो को मतलब मैं कहां पर देखना चाह रहा हूं, जब टाइम टी इक्वल टू कितना है, जीरो है, ठीक है। और मैं अगर इसके लिए ग्राफ खींचूंगा, इस सिचुएशन के लिए, किस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए ग्राफ खींचूंगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा, इधर पर होगा। तो ये क्या है, जेड इक्वल टू जीरो, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये क्या है मेरे पास, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखते रहो, सब समझ में आएगा। अब पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो ग्राफ है किसका आएगा, कॉस का ग्राफ आएगा। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं थोड़ा रेड पेन से बनाऊं अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि यहां पर एक और बनाना पड़ेगा मेरे को। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, है या नहीं है, किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। और ये सिचुएशन कब है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे जो ग्राफ है ये किसके लिए है, फॉर टी इक्वल टू जीरो, किसके लिए है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, वो तो हमने लिया ही है। और दूसरा जो हमारे पास फेज कांस्टेंट है वो भी कितना है, मेरे पास जीरो है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड फेज कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ है किसका, इसका, ठीक है। यानी इस इक्वेशन 1 का ग्राफ फॉर दिस कंडीशन इट विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि टाइम टी इक्वल टू जीरो बट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फेज कांस्टेंट मेरा जीरो नहीं है, फेज कांस्टेंट की कुछ वहां पर वैल्यू दे रखी है, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा कि यहां पर एट टी इक्वल टू जीरो, टी तो जीरो है यानी जीरो टाइम पर हम देख रहे हैं, लेकिन वेव कैसी है जिसके लिए जो डेल है वो नॉट इक्वल टू कितना है, जीरो है। जो फेज कांस्टेंट है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर क्या है, फेज कांस्टेंट है ना। अगर वहां पर फेज कांस्टेंट है देन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन द पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा विल बी डेल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल डिवाइडेड बाय के। यानी क्या होगा, अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां आ गया, माइनस का डेल बाई के डिस्टेंस पीछे आ गया, डेल बाई के डिस्टेंस माइनस का, ये क्या है मेरे पास z इक्वल टू जीरो है, और माइनस का डेल बाई के कहां होगा, कहीं यहां पर होगा, नहीं होगा। तो दिस इज द माइनस डेल बाई के, ये मेरे पास क्या है, माइनस डेल बाई के है। जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले मेरे को यहां पर देखने को मिल रहा था, अब वो कहां देखने को मिलेगा, इधर पर देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी वेव क्या होगी, डिले हो गई। वेव जा कहां को रही है, इधर को जा रही है, अगर आपको पता है या नहीं है, वेव कहां को जा रही है, इधर को जा रही है। यहां से देखो बोथ आर डिफरेंट इन साइन, तो इट मीन वेव इज गोइंग इन प्लस जेड का डायरेक्शन, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है विद सम वेलोसिटी v या विद सम स्पीड v। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मेरा जो फेज कांस्टेंट है या फिर फेज कांस्टेंट है वो जीरो नहीं है, तब उस केस में जो वेव होगी मेरी डिले होगी। कितनी डिले होगी, इतना डिले होगी, यानी माइनस का डेल बाई के क्या होगी, डिले होगी। यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहां मुझे मिलना चाहिए था, अब वो कहां मिल रहा है, इतना पीछे मिल रहा है मेरे को, यानी इतना पीछे मिला है। अगर ये वाला पार्ट पीछे हुआ, ये भी पीछे हो जाएगा, ये भी कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ये भी कहां मिलेगा मेरे को, कहीं यहां मिलेगा। सिमिलरली ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, पहले यहां पर था ये मैक्सिमा, अब यहां मिलेगा मेरे को। ये बात समझ में आई आपको। अब जो नई वेव है मेरे पास फॉर दिस सिचुएशन वो कैसे देखने को मिलेगी मेरे को, बनाओ एक बार देखो। तो दिस इज माई सेंट्रल मैक्सिमा विच इज लुक्स लाइक दिस, यहां से जाएगा एंड देन लाइक दिस, फिर ऐसे ये आया, और फिर यहां से ये। नाउ दिस इज माई वेव, ये वेव किसके लिए है, ये जो काली वाली वेव है ये किसके लिए मेरे पास, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर है, लेकिन डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इन दिस केस आवर वेव इज डिले। वेव क्या हो गई हमारी, डिले हो गई है। कितना डिले हो गई है, माइनस का डेल बाई के क्या हो गई है, डिले हो गई है। ये बात समझ में आई आपको, आई नहीं आई, ठीक है। अब ये क्या हुई, इमेज समझ में आई, अगर डेल प्रेजेंस है तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वेव डिले हो जाएगी, ठीक है।
ओके तो ये क्या है मेरे पास जो डेल है उसकी खूबसूरती है, बोलते हैं फेज कांस्टेंट की खूबसूरती है कि वो बताता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेंटर में होगा या सेंटर से आगे होगा या सेंटर से पीछे होगा। आगे होगा वो आगे कब होता, जब एक जेड कितना आता है मेरा पॉजिटिव आता। अगर जेड पॉजिटिव निकल के आता है मेरे पास इस टाइप, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि आफ्टर टी इक्वल टू जीरो पर डेल नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जेड इक्वल टू पॉजिटिव आता, यानी वेव क्या हो जाती है, एडवांस हो जाती, यानी उतना आगे निकल जाती। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द डेल। तो ये क्या बताता है, मतलब ये कौन दिखा रहा है हमको, ये डेल दिखा रहा है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखने की जरूरत है कि मतलब जो वेव है हमारी वो माइनस डेल बाई के से क्या हो गई है, पीछे हो गई है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है, साफ साफ यहां पर दिख रहा है, लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी एक और टर्म की, द टर्म इज के, या फिर के से पहले हाँ के लिख लें पहले। के क्या होता है, क्योंकि यहां पर के आ रखा है एंड वी आर नॉट अवेयर विथ अवर के, जो के है उसके साथ हम अवेयर नहीं है। तो व्हाट इज के, के इज वेव नंबर। क्या होता है, के हमारे पास वेव नंबर होता है। तो यहां पर लिख के चलो के, जो के है इसे हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। नाउ एंड दिस वेव नंबर इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। किससे रिलेटेड होता है ये, दिस वेव नंबर is related to wavelength and this wavelength is represented by lambda. Now question is that कि what is wavelength, जो wavelength होती है वो क्या होती है, and the wavelength is defined as distance between two successive maxima। दो जो सक्सेसिव मैक्सिमा या बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस इन विच एनी वेव रिपीट इट्स साइज, यानी जब ये वो डिस्टेंस होती है जितने में कोई भी एक वेव अपने शेप को रिपीट कर लेती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। ठीक, इसे मिटाऊं, ठीक है इसे मिटाते हैं, मैं समझाता हूं आपको यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो अगर अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक वेव है इस तरीके से कि दिस इज माई जेड डायरेक्शन एंड दिस इज माई एफ जेड कोमा टी, जेड कोमा जीरो पर ले लो, इस तरीके से कुछ एक वेव है मेरे पास इस तरीके से। ये इसी वेव का मैंने मिनिएचर बना दिया, किस वेव का, जो ऊपर मैंने वेव बनाई थी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड फेज कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो जीरो। ठीक, तो दिस इज द एक यहाँ पर शेप है, ये शेप है ना। इस शेप को ये वेव कब रिपीट कर रही है, देखो आगे बढ़ी, यहां से आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसने क्या किया, इस शेप को दोबारा से क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। इट मीन जो यहां से यहां तक चली गई डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ बोल देते। तो दिस लेंथ इज नोन एज वेव लेंथ। समझ में आई बात, यानी वो डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस पर वेव अपने शेप को रिपीट कर देती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ बोल देते हैं। क्लियर हुई बात। ओके, तो दिस इज माई वेवलेंथ, तो ये क्या होगा मेरे पास लैम्डा, एंड दिस वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड दिस वेव नंबर इज रिलेटेड टू दिस वेवलेंथ इन फॉलोइंग वे। तो ये लिखा आपने कि दिस वेव नंबर इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, इसके नीचे लिखना इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे। तो जो k इक्वल टू होता है वो कितना होता है, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, k is equal to 2 pi by lambda. It is very very important formula and you have to remember it. Okay, कि k इक्वल टू कितना होता है मेरे पास 2 पाई बाई लैम्डा। डेप्थ में जा रहे हैं तो सिंपल है, समझ लो k इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा है। ओके, नाउ थोड़ा सा एक और टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंड दैट टर्म इज टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, बताओ, सब जानते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी वो क्या है, नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है हमारा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी।
ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, CYCLE, साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसे भी हम टाइम पीरियड बोलते हैं। देखो क्यों बोलते हैं, समझना बात को। देखो अब, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि किसी भी एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब यहां देखो, ये वेव, इस वेव को देखो, यहां से चलना स्टार्ट करी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक ना। अब जो पार्टिकल यहां पर इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे होंगे, जिस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है, इसके पार्टिकल इस तरीके से क्या कर रहे होंगे? ऑसिलेट कर रहे होंगे। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब इनिशियली ये पार्टिकल यहां पर है या नहीं है? इनिशियली ये पार्टिकल यहां पर है एट टाइम t = 0 पर। नाउ टाइम आगे बढ़ा, जब ये वेव यहां पहुंची होगी, ये पार्टिकल वापस कहां गया होगा? इस पोजीशन में आ गया होगा, ठीक है। और फिर जब ये वेव कहां पहुंची होगी? इधर पहुंची, तो ये पार्टिकल कहां आ गया? इधर आ गया। और जब ये वेव कहां पहुंची? इधर पहुंची, ये पार्टिकल कहां आ गया? इधर आ गया, दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहां गया फिर वापस आया, ठीक है। यहां पर पहुंचा और वेव यहां पहुंच गई। और जब ये वेव यहां पर पहुंची और ये पार्टिकल अगेन कहां गया? अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, यानी जहां वो पहले था। तो जब वेव यहां से यहां पहुंची, उतनी देर में इस पार्टिकल ने, ये पार्टिकल पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, यानी इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया और इस वेव ने लैम्डा डिस्टेंस क्या करी? ट्रेवल करी नहीं करे। उसी तरीके से ये बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो यूं करके, ठीक है। कर रहा है नहीं कर रहा है? माना ये पार्टिकल यहां चलना स्टार्ट किया और ये वेव यहां चलना स्टार्ट करी। देखो पार्टिकल यहां चलना स्टार्ट किया, वेव यहां चलना स्टार्ट करी, और T/4 टाइम में या बोलते हैं 1/4 टाइम में ये पार्टिकल यहां से कहां पहुंचा? इधर पहुंचा। तो 1/4 टाइम में वेव यहां से कहां पहुंच जाएगी? इधर पहुंचे नहीं पहुंचेगी? आंसर है हाँ जी पहुंचेगी। अब फिर उसके बाद T/2 टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचेगा और वेव कहां पहुंच जाएगी? इधर पहुंच जाएगी, ठीक है। अगले T/4 टाइम में वेव यहां पहुंचेगी, सॉरी पार्टिकल यहां पहुंचेगा और वेव कहां पहुंचेगी? इधर पहुंचेगी। फिर पार्टिकल यहां पहुंचेगा और वेव कहां पहुंच जाएगी? इधर पहुंच जाएगी। यानी जितनी देर में वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल क्या कर रहा है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कनेक्शन हम बैठा रहे हैं कि किस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेव मोशन से कनेक्ट कर सकते हैं, या सर्कुलर मोशन को हम वेव मोशन के साथ क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्शन बैठा सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में या वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेव जितना टाइम लेती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो यहां पर दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाइम टेकन बाय टाइम पीरियड या टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ सिंस वी नो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम t इक्वल टू टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इसकी? लैम्डा है, और स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड इज इक्वल टू v, यानी किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ये वेव? हमारी v स्पीड से क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। हियर v इज द स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा इज द डिस्टेंस कवर बाय वेव इन टाइम t। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? दिस इज लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? v आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ एक चीज और, यहां से देखो, जो लैम्डा इक्वल टू है, अगर यहां से मैं लैम्डा इक्वल टू कैलकुलेट करूं तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2π/k आ जाएगा। तो एक काम करो, यहां से लैम्डा इक्वल टू 2π/k यहां पुट कर दो, तो t का यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू 2π/ कितना आ गया? ये k इंटू v आ गया। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, आंसर आज लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 2π/k इंटू v आ गया, ठीक है।
2 पाई बाई के लिखा तो 2 पाई बाई के इंटू वी, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. ओके, एंड इन दिस वे टाइम पीरियड एंड वेव नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड. एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट टाइम क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है. क्या होती है फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. ठीक है, कैसे आता है, कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू. तो न्यू इक्वल टू कितना होता है? 1/t होता है, यानी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन दिस वे. तो न्यू इक्वल टू कितना आ गया? 1/t, और t की वैल्यू ये दे रखी है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल यानी v डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज kv, और अपॉन कितना आ गया? ये 2 पाई आ गया. कितना आ जाएगा? kv इंटू 2 पाई. तो दिस इज अनदर वे ऑफ दिस इज द वे ऑफ राइटिंग फ्रीक्वेंसी. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको? फ्रीक्वेंसी को. नाउ लेकिन हमारे लिए जो मोर यूजफुल चीज यहां पर आती है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहां पर एक और हिंट देखो, तो नेक्स्ट टर्म है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा. अब देखो, एंड वी ऑल नो कि दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेडियन स्वेप्ट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जितना हमने क्या कर रखा है, या फिर पर सेकेंड बोल सकते हैं, पर सेकेंड हमने जितना रेडियन एंगल हमने स्वेप्ट कर रखा है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. बोलते नहीं बोलते? तो एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज 2 पाई बाई टी. होता नहीं होता? कितना होता है? 2 पाई बाई टी, यानी नंबर ऑफ रेडियन स्वेप्ट पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड हमने जितना रेडियन एंगल क्या किया? स्वेप्ट किया, उसी को हमने क्या बोल दिया? ओमेगा बोल दिया. अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो पूरा 2 पाई रेडियन स्वेप्ट करने में कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड के बराबर यानी टी टाइम लगा, बिकॉज इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता है. तो पर सेकेंड कितना रेडियन एंगल स्वेप्ट होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंड दिस 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा. ये बात समझ में आई? नाउ एंड दिस टी कैन बी रिटन एज इन दिस वे और इन दिस वे. तो टी की वैल्यू उठाकर इसको पुट कर दो यहां पर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया यहां से मेरे पास? टी की जगह ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 2 पाई बाई, और डिवाइड में कितना आ गया? ये 2 पाई अपॉन के वी, 2 पाई, और ऊपर इंटू में कितना आ गया? ये के वी चला जाएगा ऊपर. ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे हुआ? बिकॉज 2 पाई और नीचे कितना? के वी आएगा, और के वी ऊपर चला जाएगा, और इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ से मेरे पास? के इंटू वी निकल के आएगा. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोट इट, कि दिस के वी इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? ओमेगा के बराबर होता है, वेयर के इज वेव नंबर. एंड अनदर डेफिनेशन इज 2 पाई बाई टी, एंड 1 बाई टी इक्वल टू कितना होता है? न्यू होता है. तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इन दिस वे, एंड दिस टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेरिजन में. ठीक, नाउ तो दिस इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये बात समझ में आई ना? अगर जब मैंने ये टर्म डिफाइन कर दिए तो जो हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी. अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद है, अगर याद नहीं है तो दोबारा लिखते हैं. देखो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? जो हमने फर्स्ट में साइनोसॉइडल वेव लिखी थी वो क्या थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 थी ना. अब उस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और ज्यादा फेमस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका रूप आपने अक्सर किताबों में देखा होगा. देखो कैसे लिख सकते हैं. देखो, तो सिंस वी नो, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, सिंस जो इक्वेशन 1 है वो क्या है मेरे पास? एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू ए कॉस बड़ा ब्रैकेट एंड के इंटू जेड माइनस का वी टी एंड प्लस कितना है यहाँ पर? डेल है. ठीक है, एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ए कॉस, और अंदर कितना बचा? दिस इज के जेड माइनस का के वी इंटू टी, और प्लस कितना आ गया? डेल आ गया. दिस के वी इज इक्वल टू ओमेगा है, यानी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है. तो यहाँ से मेरे पास एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ गया? ये
ए कॉस, दिस इज के जेड, एंड माइनस का दिस इज ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी, और प्लस कितना आ गया, ये डेल आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। एंड दिस इज मोर फेमस फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है, ज़्यादा फेमस है। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास, समीकरण नंबर 2 है, तो दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी। नाउ एंड इफ एनीवन आस्क यू कि what will be the direction of propagation of that wave, and the answer is so simple, it is moving in plus z curve direction। कहाँ की ओर मूव कर रही है वेव हमारी, प्लस z curve डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अब ध्यान सुनना बात को, अगर मैं ये बोलूं कि दिस वेव, इफ एनीवन आस्क यू राइट द साइनोसोडल वेव विच इज मूविंग इन माइनस जेड कर्व डायरेक्शन, जो किस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस जेड कर्व डायरेक्शन में जा रही है, उस वेव के लिए जो वेव इक्वेशन होगी या बोलते हैं साइनोसोडल वेव होगी, वो कैसी होगी, क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर साइन चेंज कर दोगे। जहां यहाँ कहते हैं एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ तो दोनों को सेम साइन कर दो, यानी दोनों को प्लस प्लस कर दो या माइनस माइनस कर दो। हमने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में, कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने कि अगर वो माइनस जेड का डायरेक्शन में जा रही है, देन द साइन ऑफ जेड एंड वी विल बी सेम, यानी आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। मान लिया दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दिस इज वेव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, this is wave propagating in प्लस जेड कैप डायरेक्शन, प्लस जेड कैप या प्लस जेड डायरेक्शन। तो अगर मैं किसके लिए निकालूं, वेव इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन या माइनस जेड डायरेक्शन। तो सिंपल सा चेंज क्या कर दोगे यहाँ पर, जहां यहाँ प्लस प्लस है, सॉरी माइनस प्लस है, क्या कर दोगे, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो कितना आ जाएगा ये एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ए कॉस, और अंदर कितना बचा, दिस इज के जेड, प्लस कर दो दोनों को ओमेगा टी। नाउ इसको माइनस कर दे रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि जो वेव है अभी कहाँ की हो जाएगी वेव, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। ये वेव कहाँ की ओर मूव कर रही है, राइट की ओर मूव कर रही है, और ये वेव कहाँ की ओर मूव कर रही है, लेफ्ट की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैंने इसको माइनस ऐसे इसलिए किया ताकि मैं दिखा पाऊं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या कर रखा है, राइट में क्या कर रखा है, शिफ्ट कर रखा है। अभी दिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगी कि हमारे माइनस क्यों ले, मैं प्लस भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसको वहां पर, लेकिन मैंने माइनस जैसे ऊपर वाले के साथ कंपेयर कराने के लिए लिखा। जैसे ऊपर वाला कहाँ की ओर शिफ्ट हुई है वेव, इधर की ओर शिफ्ट हुई, कितना शिफ्ट हुई, माइनस का डेल बाई के, जब वेव कहाँ की ओर मूव कर रही थी, इधर की ओर जा रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि जब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इधर की ओर लेफ्ट की ओर जा रही है, तब यहाँ पर जो शिफ्ट है, जितना शिफ्ट यहाँ हुआ है उतना शिफ्ट इधर को हो गया, ठीक है, समझ में आएगा। डिले होगी वेव इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, प्लस जेड का डायरेक्शन में डिले हो गई, लेकिन वेव जा कहाँ की ओर रही है, माइनस जेड का डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। अभी समझ में आएगा। देखो एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू ए कॉस, ये हो गया, दिस इज वेव विच इज मूविंग इन शेड सम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज मूविंग इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको v के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो, या फिर ऐसे रहने दो, या फिर अब देखो दिस इज माई, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा निकालना चाहूं तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, अभी फॉर्मुला पढ़ता हूं हमने क्या था, तो इसने कितना जीरो होना चाहिए ना सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, दिस थिंग विल बी जीरो। इसका मतलब जेड इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, जेड इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना, दिस इज, अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो की तरह पुट करूंगा, इसको जीरो की तरह पुट करने के बाद तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, लैम्डा, सॉरी डेल, कुछ ऐसा आएगा ना कि एक बार पुट करके देखो, तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जो के जेड प्लस का ओमेगा टी एंड माइनस डेल है, माइनस डेल, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो तो यहाँ से जेड इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, तो जेड विल बी इक्वल टू दिस इज डेल डिवाइडेड बाई के एंड माइनस का ओमेगा अपॉन के और इंटू टी, ऐसा कुछ आया, ठीक। ये बात समझ में आई कैसे आया, ठीक। इसको इधर बेटा प्लस हो गया ये, फिर ये माइनस हो जाएगा इधर आगे ओमेगा टी, और फिर के सबके नीचे आ जाएगा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर के इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड इक्वल टू आ गया डेल अपॉन के माइनस का ओमेगा अपॉन के और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। देखो फिर अब कहाँ पर देखो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर देखो,
देखो पहला केस क्या हो जाएगा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड डेल इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो एंड डेल इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी यही वेव आई है, कौन सी वाली, ये लाल वाली, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, बट जो डेल है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दिस केस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, जैसे डेल बाई के हो जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल बाई के। यानी इस केस में वेव कौन सी वाली थी, लाल वाली। अब वेव कहाँ की ओर मूव कर रही है, ये ध्यान देना हमको, लेफ्ट की ओर मूव कर रही है, ठीक है। कौन सी वाली, जो ये ब्लैक से दिखा रखा है, तो दिस इज मूविंग इन राइट। और जो ये वाली वेव है, कौन सी वाली, इक्वेशन 3 वाली, ये कहाँ की ओर मूव कर रही है, लेफ्ट की ओर मूव कर रही है। लेकिन इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, डेल इक्वल टू जीरो, वेव कौन सी वाली थी मेरे पास, रेड वाली थी। और जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड डेल इक्वल टू जीरो, जो वेव अब जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ आ गया है, डेल बाई के पर आ गया, और प्लस का डेल बाई के, यानी यहाँ पर डिले हो गई है वेव। और कितनी डिले हुई, डेल बाई के, यानी नाउ दिस इज डेल बाई के इन प्लस जेड का डायरेक्शन। कैसे पता लगा, बिकॉज डेल बाई के इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये डेल बाई के क्या आ जाएगी, पीछे हो जाएगी वेव। यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ पर था, अब वो कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। और ये जो पहले यहाँ पर था, अब वो कहाँ मिलेगा मेरे को, थोड़ा पीछे हो जाएगा ना, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। और जो यहाँ था ये थोड़ा इधर मिलेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर था थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, यानी कहाँ मिलेगा मेरे को, कहीं यहाँ मिलेगा। और फिर ये जो यहाँ था ये कहीं यहाँ मिलेगा। और जो ये लास्ट वाली लाइन है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूँ तो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइक दिस, डॉटेड लाइन है ये कौन सी है, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स, कहाँ की ओर मूव कर रही है, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लाइक दिस, ठीक है। कहाँ की ओर मूव कर रही है, लेफ्ट की ओर। डॉटेड वाली जो है दिस इज डॉटेड एंड मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद सम वेलोसिटी v, ये बात समझ में आई। तो अब इस केस में क्या हुआ, हमारी वेव डेल बाई के राइट में क्या होगी, डिले हो गई, ठीक है। और पिछले वाले में केस में क्या था, जब वो राइट की ओर मूव कर रही थी तो डेल बाई के कहाँ की ओर डिले हो गई थी, वो लेफ्ट में क्या हो गई थी, डिले हो गई थी, ठीक है। आई होप आप तीनों वेव को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं देख तो आप अलग अलग भी क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक। तो दिस इज हाउ वी डील विथ आवर साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है और जो डिले है, डिले होना है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए भाई हिंट डालिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव, ठीक। नाउ अगर मैं यहां पर एक सिंपल फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म है, ठीक। कौन सा वाला, ये वाला, दिस इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ वेव, यानी साइनोसॉइडल वेव। तो सिंस वी नो कि जो एफ जेड कॉमा टी है वो कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास कितना, कॉस एंड मल्टीप्लाई में कितना है, के जेड माइनस का ओमेगा टी एंड प्लस यहाँ पर कितना है, डेल्टा है, ठीक है। नाउ सी इट इज सम इक्वेशन नंबर ए बोल दो या फिर 1 बोल दो, ठीक है, ऐसा रोमन वाला 1 बोल दो, ओके। नया टॉपिक चल रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव। नाउ अब देखो, तो सिंस वी नो, हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज कि दिस कॉस थीटा एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फ्रॉम यूलियर्स फॉर्म, यानी इन यूलियर्स फॉर्म। हमने पढ़ी ना यूलियर्स फॉर्म, एक यूलियर्स स्पेलिंग देखना यार, यूलियर्स फॉर्म बीएससी फर्स्ट ईयर में था। यूलियर्स फॉर्म क्या होता है, दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक। नाउ एंड दिस थिंग इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट।
ये रियल और इमेजिनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है RE एंड IMG। तो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जो कॉस थीटा है उसको मैं ये लिखता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो चीज को कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, बिकॉज दिस कॉस थीटा इज रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। अगर मेरे को साइन थीटा लिखना होता तो क्या लिखता मैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा लिखता। लिखता नहीं लिखता? आंसर है हाँ जी, लिखता। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखना होता मेरे को, साइन थीटा लिखना होता, तो इसको मैं क्या लिखता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। ऐसा लिखता नहीं लिखता? आंसर है हाँ जी, लिखता। अब इधर देखो, फिर इस चीज को देखो, तो दिस इज थीटा, ये पूरा का पूरा चीज क्या है, थीटा है, और ये क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा का मतलब रियल पार्ट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सो इक्वेशन 1 यानी एफ जेड कॉमा टी कैन बी रिटन एज, ए तो ऐसे रहा, ए कांस्टेंट है जो कि बाहर है, तो ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिखता हूं मैं, रियल पार्ट ऑफ किसका, ई की पावर आयोटा, और अंदर कितना आ जाएगा ये, के जेड माइनस का ओमेगा टी एंड प्लस का डेल्टा। ये लिख सकते हैं हम इसको भैया। इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इन दिस वे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोट इट। ओके, नाउ अब देखो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, दिस एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, एंड दिस ए इज ऑलरेडी रियल, तो इसको रियल के अंदर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ आंसर आज लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रियल पार्ट ऑफ ए ई की पावर आयोटा। इसे अलग अलग कर दो, इस डेल्टा को अलग कर दो और इस वाले पार्ट को अलग कर दो, तो आयोटा इंटू के जेड माइनस का ओमेगा टी और इंटू ई की पावर आयोटा इंटू डेल्टा। ये लिख सकते हैं हम, हाँ जी लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस इज ए ई की पावर आयोटा इंटू डेल्टा एंड इंटू दिस इज आयोटा के जेड माइनस का ओमेगा टी। ये देखो नाउ, अब एक बहुत खतरनाक बात ये है कि ये जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ रखा है, इसको हमने एक नाम दिया एंड दैट नेम इज कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन। जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन बोलते हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन। क्यों बोला, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी कॉम्प्लेक्स है और जो बाकी का जो बचा हुआ चीज है उसमें भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, एंड इट इज रिटन एज एफ के ऊपर ऐसे टेढ़ा डंडा, ठीक है, एफ एंड इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ जेड कॉमा टी एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए ऐसे आ जाएगा, ए के ऊपर इस तरीके से टेढ़ा बार, ठीक है, बार नहीं बोलेंगे, टेढ़ा डंडा बोल दो या फिर खाली कुछ मत बोलो, मन में ऐसे लेकर चलो, एंड के जेड माइनस का ओमेगा टी एंड दिस थिंग जो मेरे पास यहाँ पर ए लिखा है एंड दिस इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा डेल्टा एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड यानी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, ए बार इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा डेल्टा। ओके, so if we have this complex wave function, अगर मेरे पास क्या है, complex wave function है, तो उसका अगर मैं रियल पार्ट लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू आवर ओरिजिनल वेव फंक्शन। ठीक है, ऐसा आस्ता नहीं आ सकता, आंसर हाँ जी आ सकता है। देखो इसे मिटाओ, okay, now what we have complex wave function f z comma t is equal to complex amplitude into e की पावर this is kz minus का ओमेगा t, ऐसा है मेरे पास। and from here what we can write this our original wave function f z comma t is equal to real part of our complex wave function, it mean
इफ वी नो अबाउट अवर कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन देन वी कैन इजीली फाइंड अवर रियल वेव फंक्शन। अगर मेरे पास उस वेव का कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन पता है तो वहां से हम उसका सिर्फ रियल पार्ट निकाल के क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है उसे फाइंड कर सकते हैं। ना क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास पहले से ही ओरिजिनल वेव फंक्शन था तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना क्यों ज़्यादा बेहतर समझा? वो इसलिए समझा, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन में क्या आता है, आयोटा आता है, यानी ई की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है। क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है। एंड डीलिंग विथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स इज मच मोर इजियर देन डीलिंग विथ साइन एंड कोसाइन टर्म। आई बात समझ में? जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं तब वहां पर डील करना क्या रहता है, आसान रहता है। जो कि आने वाले जो लेक्चर हैं वहां पर जब हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो हमें हर बार जो फंक्शन दिया होगा, वेव फंक्शन दिया होगा किसी भी वेव का, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दिया होगा। बहुत कम केस ऐसे होंगे जहां पर हमें वेव फंक्शन कॉस या फिर साइन के टर्म में दिया होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि कॉस और साइन के टर्म में जब वेव फंक्शन दिया होता है तब उसके साथ डील करना क्या होता है, मुश्किल होता है। वहां से आंसर तो निकल जाएगा लेकिन हमें क्या लगेगा, मशक्कत लगेगी, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। लेकिन जब अगर वही चीज़ किसके फॉर्म में दिया हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, तब कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। हम कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, उसका रियल पार्ट निकाल देंगे, जो क्या आ जाएगा, हमारे पास रियल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं तो रियल वेव फंक्शन जो आंसर आता वही आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर और ऑल अबाउट वेव फंक्शन। ठीक है, वेव एंड वेव फंक्शंस, एंड दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब वहाँ पर ये मत पूछना कि इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे, वो भी वहाँ पर मत पूछना कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, ये ऐसे हुआ। ठीक ना, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक वेव फंक्शन है, दिस इज के जेड माइनस या फिर के जेड माइनस वी टी, अगर इस फॉर्म में या फिर जेड माइनस वी टी लिखो खाली कि दिस जी जेड माइनस वी टी, अगर ऐसा किसी वेव फंक्शन में हो तो दिस विल बी, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी वेव। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पर जो मेरे पास चौथा वाला था ना, चौथा जो क्वेश्चन दिया था मैंने, आई थिंक 30 मिनट के अबाउट पर वो क्वेश्चन है। चौथा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या बोला कि वो नहीं होगा। नीचे कितना था, वहाँ पर स्क्वायर में था, कुछ ऐसा था कि जेड माइनस वी टी स्क्वायर प्लस बी और यहाँ पर ऐसे ए था। ये मेरे पास वेव फंक्शन था, तो दिस इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। मैं वहाँ पर स्क्वायर की वजह से मार्क खा गया था, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एक बच्चे का नीचे कमेंट भी आ रखा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता अपनाई और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, कमेंट किया। ठीक, तो ये जो आंसर है जो मैंने दे रखा गलत है, एक्चुअल में क्या करेगा, वेव को रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पर ऐसे टिक कर देना। ठीक है, आई बात समझ में? मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वेव फंक्शन किसी भी एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वेव फंक्शन किसी एक वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो किस पर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, या बोलते हैं इन वैक्यूम। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।